हेलो विद्यार्थियों, मैं नरेश कुमार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में पदस्थापित हूँ। आज अपन CRPC 1973 के एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है विचारण। तो विचारण बेसिकली CRPC में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, जिसको कई पार्टों में विभाजित किया गया है। तो पिछली वीडियो जाता है, उसको अपन ने दो भागों में बांटा है। एक तो पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले और दूसरा है पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित मामले। तो आज अपन मजिस्ट्रेट के द्वारा वारंट मामलों में जो विचारण किया जाता है, उसका सेकंड जो पार्ट है वो पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित मामले, सेक्शन CRPC के 244 से लेके और 250 तक के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो बेसिकली इसमें वारंट ट्रायल और सेशन ट्रायल में जो मूलभूत जो अंतर है वो यही है कि सेशन ट्रायल में अभियुक्त के अगेंस्ट औपचारिक रूप से आरोप की रचना की जाती है और समन ट्रायल में औपचारिक रूप से आरोप की रचना नहीं की जाती है। दूसरा जो मूलभूत अंतर है सेशन ट्रायल और समन ट्रायल में वो यह है कि वारंट ट्रायल के अंतर्गत अभियुक्त को दंड के बिंदु पर अलग से सुनवाई का मौका दिया जाता है, जबकि समन मामलों में ऐसा नहीं किया जाता है। अब अपन वारंट मामले का विचारण विस्तार से पढ़ेंगे। तो पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित मामले, मतलब कोई भी मामला, आपराधिक मामला जो होता है वो दो तरीके से कोर्ट के समक्ष आता है। एक तो परिवाद के जरिए और दूसरा FIR या पुलिस रिपोर्ट या चालान के जरिए। तो अपन ने सेक्शन 238 से लेके 243 तक में पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले में वारंट विचारण की प्रक्रिया संपूर्ण रूप से समझी और जानी। आज अपन दिए गए हैं उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो परिवाद संबंधी मामले, ऐसे मामलों का विचारण संबंधित प्रावधान 244 से 250 तक में CRPC के अंतर्गत दी गए है, बताया गया है। लेकिन ये धारा 190 और धारा 198, 200, 204 के बिना अधूरी है। तो सबसे पहले CRPC सेक्शन 190 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा इस मामले का संज्ञान किया जाता है। तो सबसे पहले सेक्शन 190 में मजिस्ट्रेट के द्वारा किसी मामले का संज्ञान किया जाता है। धारा 200 में अगर परिवाद मौखिक किया है तो मजिस्ट्रेट परिवादी की परीक्षा करेगा, साथ में कोई साक्षी है तो उसकी भी परीक्षा की जाएगी। तो सबसे पहले जब मजिस्ट्रेट के सामने परिवाद पेश किया जाता है 190 के अंतर्गत, तो मजिस्ट्रेट उसका संज्ञान करेगा। उसके बाद में CRPC सेक्शन 200 के अंतर्गत परिवादी की एग्जामिनेशन करेगा, मौखिक परीक्षा। तो और परिवादी के साथ में जितने भी साक्षी है उनकी परीक्षा करेगा। सेक्शन 200 में करेगा मतलब मैंडेटरी है, शब्दावली का प्रयोग किया गया है, निश्चायक सबूत नहीं है। अगर जिस मजिस्ट्रेट को परिवाद किया है उसे अधिकारता नहीं है तो ऐसी सूरत में मजिस्ट्रेट परिवादी को निर्देश देगा कि वह सक्षम मजिस्ट्रेट के पास जाए और अपना परिवाद पेश करे। तो 201 के अंतर्गत उसको सक्षम मजिस्ट्रेट को भेज देगा। अगर परिवाद लिखित है तो ऐसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया है जिसे क्षेत्राधिकार नहीं है, तो ऐसी सूरत में मजिस्ट्रेट उस परिवाद पर काउंटर सिग्नेचर परिवाद पेश करेगा। ठीक है। इसके बाद में मजिस्ट्रेट उस मामले की जांच करेगा। जांच का उद्देश्य यही है कि यह मालूम करना होता है कि अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं, या कार्रवाई करने का कोई आधार है या नहीं। तो CRPC सेक्शन 202 यह भी कहता है कि मजिस्ट्रेट समाचीन समझे तो उस मामले में पुलिस को आदेश दे सकता है कि उस मामले में
अन्वेषण करे और अन्वेषण के बाद मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट पेश करे। ऐसी जांच में अन्वेषण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद मजिस्ट्रेट ये समझता है कि अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनता है, तो अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई युक्तियुक्त आधार नहीं है, तो ऐसी दशा में सीआरपीसी सेक्शन 203 कहती है कि मजिस्ट्रेट अभियुक्त परिवाद को खारिज कर दे। यदि 202 सेक्शन सीआरपीसी सेक्शन 202 के अंतर्गत अन्वेषण करने के बाद में, जांच करने के बाद में यह पता चलता है कि अभियुक्त के अगेंस्ट कोई मामला नहीं बनता है, कोई आधार नहीं है आगे कार्रवाई करने का, तो जो मजिस्ट्रेट है वो सीआरपीसी सेक्शन 203 के अंतर्गत परिवाद को, कंप्लेंट को खारिज कर देगा। परिवाद खारिज किए जाने के परिणाम क्या होंगे? ये है कि अभियुक्त उन्मोचन हो गया, लेकिन औपचारिक उन्मोचन नहीं है, मतलब डिस्चार्ज तो हो गया लेकिन फॉर्मल डिस्चार्ज नहीं है, क्योंकि औपचारिक उन्मोचन तब तक अभियुक्त मजिस्ट्रेट के सामने आया हो, गिरफ्तार करके पेश किया हो, मतलब, लेकिन इस स्थिति में मजिस्ट्रेट के सामने आया नहीं है। चार्ज है वो तब माना जाता है जब अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होता है और उसके बाद वो मजिस्ट्रेट उसको उन्मोचन करता है। लेकिन इस मामले में अभी तक अभियुक्त मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं हुआ है, इसलिए इसे गर्भित उन्मोचन कह सकते हैं। दूसरी, अगर जांच अन्वेषण के बाद में अभियुक्त के ऊपर प्रथम दृष्टया मामला बनता है या कार्रवाई करने का कोई आधार बनता है, तो धारा 204 के अंतर्गत अभियुक्त को आदेशिकाएं जारी करेगा। कोर्ट मतलब आदेशिका जारी करेगा। सबसे पहले आदेशिकाओं में समन जारी करता है, तो मजिस्ट्रेट समन जारी करेगा, और वारंट मामला है तो मजिस्ट्रेट वारंट या समन जारी करेगा। ठीक है, तो यदि मामला आगे चलाने के लिए कोई आधार है, अभियुक्त के अगेंस्ट में आरोप विरचित करने के लिए कोई युक्तियुक्त आधार है, तो सबसे पहले जांच अन्वेषण करेगा। जांच अन्वेषण के बाद में पता चलता है कि वाकई में अभियुक्त ने अपराध किया है, प्रथम दृष्टया मामला बनता है, तो उसके बाद में फिर आदेशिका जारी करेगा। आदेशिका में समन मामला है तो समन जारी करेगा, और वारंट मामला है तो अभियुक्त के अगेंस्ट वारंट जारी करेगा। सबसे पहले वारंट में जमानती वारंट जारी करेगा। जमानती वारंट में जो समय, स्थान और जो टाइम दिया गया है, उस समय और स्थान पर अभियुक्त को कोर्ट में उपस्थित होना है, और जो राशि उसमें जमानती वारंट में जो राशि दी गई है, उस राशि को वह भरने के लिए वचनबद्ध होता है और वो वचन देता है, तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, और उस समय, स्थान और टाइम पर वो न्यायालय में उपस्थिति देगा। यह है, वह वचन देता है। उसके बाद में यदि वह उपस्थित नहीं होता है तो उसके बाद में कोर्ट उसे अब इसके बाद में समन की सम्यक तामील, मतलब सीआरपीसी सेक्शन 270 में अंतर्गत अभियुक्त के खिलाफ वारंट जारी किया जाएगा, और वारंट के बाद में उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसका परिणाम क्या हुआ? अब अगर उपस्थित नहीं होता है तो 244 की कार्रवाई मजिस्ट्रेट गैर जमानती वारंट जारी कर सकता है और वारंट का निष्पादन करेगा। पुलिस अधिकारी को या एक या अधिक व्यक्तियों को दे सकता है। तत्काल यदि निष्पादन करना है वारंट, तो प्राइवेट व्यक्ति को भी वारंट दिया जा सकता है। ऐसे वारंट के निष्पादन में अभियुक्त की गिरफ्तारी कर लिया जाएगा और मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। अब सब इन सारी कार्रवाइयों के बाद में सेक्शन 244 परिवाद पर जो संस्थित मामले है, उसमें सेक्शन 244 में जो कार्रवाई की जाती है वो अब शुरू होती है विचारण। तो सबसे पहले इसमें पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित जो परिवाद वाले मामले होते हैं, उसमें अभियोजन का साक्ष्य या परिवादी का साक्ष्य, सेक्शन 244 सीआरपीसी, जब अभियुक्त मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर होता है या लाया जाता है, तब मजिस्ट्रेट
अभियोजन परिवादी को सुनने के लिए और ऐसा सब साक्ष्य लेने के लिए अग्रसर होगा जो अभियोजन के समर्थन में पेश किया जावे। अभियोजन के द्वारा किसी साक्षी को बुलाने के लिए आवेदन करता है तो मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को समन जारी कर सकता है। अगर परिवादी उपस्थित नहीं है तो यहाँ इसका परिणाम ये होगा कि परिवाद को खारिज कर दिया जाएगा। अब पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले में क्या होता है, अभियोजन का जो साक्ष्य है वो आरोप रचना किए जाने के पश्चात परिवादी पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित मामले में आरोप की रचना करने से पहले अभियोजन का साक्ष्य लेने का प्रावधान है। तो पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले और पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर जो संस्थित परिवाद वाले मामले होते हैं उन दोनों में अंतर यही है कि जो अभियोजन का साक्ष्य है वो पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामलों में आरोप की रचना किए जाने से पहले अभियोजन का साक्ष्य लिया जाता है, जबकि पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर अभियोजन का जो साक्ष्य है वो पहले लिया जाता है और आरोप की रचना बाद में की जाती है। अब इसके बाद में सेक्शन 245 CRPC के अंतर्गत अभियुक्त का उन्मोचन। जब अभियोजन का साक्ष्य पूरा होने के बाद में अगर मजिस्ट्रेट को लगे कि अभियुक्त के विरुद्ध कोई मामला सिद्ध नहीं होता है तो परिवादी अपने साक्ष्य से अपनी बात को साबित नहीं कर पाता है तो अभियुक्त को उन्मोचन कर दिया जाएगा। यदि प्रथम दृष्टा मामला अभियुक्त के अगेंस्ट परिवादी के साक्ष्य को सुनने के बाद में या अभियोजन की दलीलों को सुनने के बाद में अभियुक्त के विरुद्ध कोई भी मामला कार्रवाई करने के लिए प्रथम दृष्टा मामला नहीं बनता है तो मजिस्ट्रेट उस मामले को खारिज मतलब अभियुक्त को उन्मोचित कर देगा, डिस्चार्ज कर देगा। अब इसके बाद में सेक्शन 246 आरोप की रचना। अब ये सारी फॉर्मेलिटीज के बाद में कोर्ट अभियुक्त के अगेंस्ट आरोप की रचना करेगा। यदि उपरोक्त साक्ष्य के आधार पर मजिस्ट्रेट को यह पढ़कर सुनाया जाएगा, समझाया जाएगा और पूछा जाएगा कि क्या वह दोषी होने का अभियोग करता है या अपना बचाव करना चाहता है। जब आरोप की रचना की जाती है मजिस्ट्रेट के द्वारा तो उसको वह आरोप पढ़कर सुनाया जाएगा, समझाया जाएगा कि आपके अगेंस्ट ये आरोप है, ये इन सेक्शनों में आपको आरोपित किया गया है कि आप इनका बचाव करना चाहते हो या इनको स्वीकार करना चाहते हो। यदि वह दोषी होने का अभियोग करे तो अभियुक्त को धारा 303 बयाने मुलजिम व धारा 281 के तहत संस्वीकृति का कथन अभिलिखित किया जाएगा। ऐसा करने के बाद मजिस्ट्रेट अभियुक्त को दोष सिद्ध की शक्ति प्राप्त है। मतलब यदि आरोप रचना के बाद में अभियुक्त दोषी होने का अभियोग करता है तो बयाने मुलजिम CRPC सेक्शन 313 के अंतर्गत संस्वीकृति की जाएगी और 281 के अंतर्गत उस बयान को अभिलिखित किया जाएगा। जो इस तरह की संस्वीकृति को अभिलिखित करने की जो शक्ति है वो प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्राप्त है और उसके बाद में उसको दोष सिद्ध किया जा सकता है। अगर दोष सिद्ध करते हो तो सीधे धारा 248 पे चले जाते हैं। अगर अभियुक्त परिवीक्षा विधि का लाभ लेना चाहता है या उसका लाभ लेने का हकदार है तो उसे परिवीक्षा विधि का लाभ दिया जाए। अगर ऐसा लगता है कि उस मामले में दंडादेश देना मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र से बाहर है तो ऐसे मामले को धारा 325 के अंतर्गत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। अगर इनमें से कोई बात लागू नहीं हो रही हो तो मजिस्ट्रेट द्वारा दंड की मात्रा पर सुनवाई की जाएगी तथा दंड की मात्रा का निर्धारण दोषी होने के अभियोग के आधार पर दोष सिद्धि की जाती है, अभियुक्त को दोषी ठहराया जाता है। तो सबसे पहले उसको यदि वह परिवीक्षा का लाभ लेना चाहता है या परिवीक्षा का लाभ लेने का हकदार है तो उस परिवीक्षा का लाभ दिया जाएगा और उसके बाद में यदि परिवीक्षा के बाद में उसको दंड की मात्रा पर भी सुना जाता है और अगर आरोप उसके बाद में फिर
अगर इनमें से कोई भी बात लागू नहीं हो रही हो तो मजिस्ट्रेट द्वारा दंड की मात्रा पर सुना जाएगा। अगर आरोप में मना करे, दोषी होने की अभिभाग करे तो विचारण की मांग करे तो अब दोषी होने का अभिभाग नहीं करता है अभियुक्त और अपना बचाव करना चाहता है तो अभियोजन साक्ष्य लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि 244 में सबसे मतलब इसमें अंतर जो पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले और पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर जो संस्थित मामले हैं उनमें अंतर यही है कि जो अभियोजन का साक्ष्य है वो पुलिस रिपोर्ट पर जो संस्थित मामले है उसमें आरोप की रचना करने से पहले ही अभियोजन का साक्ष्य ले लिया जाता है, लेकिन पुलिस रिपोर्ट से भिन्न मतलब परिवाद वाले मामलों में अभियोजन का साक्ष्य आरोप की रचना करने से पहले ही ले लिया जाता है। तो अब सीधे अभियोजन साक्ष्य लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 244 में अभियोजन का साक्ष्य कोर्ट के सामने आ चुका है। अब सीआरपी सेक्शन 247 के अंतर्गत प्रतिरक्षा का साक्ष्य मतलब बचाव, तो तत्पश्चात अभियुक्त को उसकी प्रतिरक्षा प्रारंभ करने का साक्ष्य प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाएगा। यदि वह अपने साक्षीगण को अथवा दस्तावेजों को प्रस्तुत करता है तदनुसार मजिस्ट्रेट आदेश का जारी करेगा कि अभियुक्त के कथन साक्षीगणों के कथन अभिलिखित किए जाए। तो अभियुक्त का बचाव पक्ष व परिवादी की मामला नासाबित कर दिया है। अभियुक्त या बचाव पक्ष ने परिवादी का मामला नासाबित कर दिया है। मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अभियुक्त दोषी नहीं है तो वह दोष मुक्त का आदेश अभिलिखित करेगा। अगर अभियोजन के मामले से संतुष्ट है, मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त दोषी है तो मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त की दोषसिद्धि अभिलिखित की जाएगी। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि मामले में पर्याप्त दंडादेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दे सकेगा तो सेक्शन 325 के तहत मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेज दिया जाएगा। अगर मजिस्ट्रेट परिवीक्षा का लाभ पाने का हकदार है, अगर अभियुक्त परिवीक्षा का लाभ लेने का हकदार है तो उसे परिवीक्षा विधि का लाभ दिया जाएगा। अगर समाचीन हो तो दंड की मात्रा पर सुनवाई की जाएगी तथा दंड की मात्रा का निर्धारण किया जाएगा। धारा 353 354 के तहत अपना निर्णय दिया जाएगा। तो परिवादी की अनुपस्थिति पर अभियुक्त उन्मोचन, परिवादी की अनुपस्थिति पर अभियुक्त का उन्मोचन हो गया। सेक्शन 249 परिवादी की अनुपस्थिति पर अभियुक्त का उन्मोचन और 250 पर उचित कारण के बिना अभियोजन के लिए प्रतिकर, उचित कारण के बिना अभियोजन के लिए प्रतिकर। यदि उचित कारण के बिना अभियोजन के लिए प्रतिकर मजिस्ट्रेट परिवादी को आदेश या कंप्लेंट की है और यह साबित होता है कि यह गलत है तो कोर्ट अभियुक्त को प्रतिकर देने के लिए आदेशित कर सकता है, जो सीआरपी सेक्शन 250 में दिया गया है। प्रतिकर की राशि क्या होगी, उतने प्रतिकर दिए जाने का आदेश जितना जुर्माना अधिरूपित करने की शक्ति हो। अगर विचारण प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जा रहा है तो सेक्शन 250 के अंतर्गत प्रतिकर की राशि 1000 से ज़्यादा नहीं होगी। अगर विचारण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जा रहा है तो प्रतिकर की राशि अधिरोपित किया जाता है तथा मजिस्ट्रेट भी राशि का अधिरोपण कर सकता है। कितनी भी राशि मतलब जितनी, यदि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा विचारण किया जा रहा है तो उतनी भी राशि वह अधिरोपित कर सकता है। अब इसके बाद में है सीआरपीसी सेक्शन 260 के अंतर्गत आदेश दिया जाता है कि वह अदायगी नहीं की जाती है तो ऐसी दशा में परिवादी को 10 दिन का सादा कारावास भुगतना होगा। चाहे परिवादी 30 दिन का उसे सादा कारावास भुगतना, चाहे 30 दिन का कारावास
भुगत ले तो भी ऐसे कारावास भुगत लेने के बाद भी वह अपने प्रतिकार या अदायगी से मुक्त नहीं होता है। चाहे प्रतिवादी ने प्रतिकार दे दिया हो तो भी वह अपने दायित्व से मुक्त नहीं होगा। अगर दीवानी न्यायालय द्वारा अभियुक्त को प्रतिकर की राशि दिलाता है तो प्रतिकर की राशि में रखा जाएगा। सेक्शन 250 के प्रावधान समन मामलों के विचारण पर भी लागू होते हैं, अर्थात समन मामलों भी न्यायालय प्रतिकर दिलाए जाने का आदेश दे सकता है। अगर किसी व्यक्ति को गलत आरोप लगाए है, गलत कंप्लेंट की है किसी व्यक्ति के विरुद्ध, तो वह कोर्ट उसके अगेंस्ट उसको प्रतिकर CRP सेक्शन 250 के अंतर्गत दिला सकता है। तो आज अपन ने जो वारंट मामलों का विचारण है वो विस्तार से चर्चा की। नेक्स्ट वीडियोज में अपन आगे समन मामलों के विचारण के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।